नमस्कार। आज की कहानी उस राजा की है जिसकी नींद एक दिन अचानक टूट गई और उसे पता चला कि जनता की नजरों में उसका बेटा नहीं बल्कि एक साधारण व्यापारी असली राजा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत हुकूमत से नहीं बल्कि समझ और अच्छे कर्मों से मिलती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार KTV स्टोरी चैनल पर आए हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। बहुत पुरानी बात है। देवगढ़ नाम के राज्य में राजा राजेंद्र सेन का राज चलता था। राजा अपने कामकाज को लेकर लापरवाह थे और उनका ध्यान राजपाट में बिल्कुल नहीं लगता था। उनका सारा शासन मंत्रियों के ही भरोसे चल रहा था। बहुत कम ऐसा होता था जब राजा ने जनता की शिकायतें सुनने के लिए दरबार लगाया हो। उनका ज्यादातर समय बस आराम करने में ही बीतता था। एक दिन राजा राजेंद्र सेन अपने एक खास मंत्री से बात कर रहे थे। मंत्री ने उनसे कहा, महाराज, मुझे लगता है कि राज्य के लोग कहीं आपको भूल तो नहीं गए हैं। राजा ने हैरानी से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मंत्री जी? मैं इस राज्य का शासक हूं, भला कोई मुझे कैसे भूल सकता है? मंत्री ने समझाया, महाराज, आपको दरबार लगाए बहुत समय हो गया है। आपको प्रजा की समस्याओं की कोई खबर नहीं है। मंत्री की बात सुनकर राजा थोड़ा परेशान हो गए और बोले, आखिर हमारे राज्य में कौन सी समस्या है? जहां तक मुझे पता है सभी लोग खुशी से रह रहे हैं। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, बात यह है कि जब आप दरबार लगाते ही नहीं तो आपको समस्याओं का पता कैसे चलेगा? और आपको जानकारी नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि कोई समस्या है ही नहीं। मंत्री की बातें सुनकर राजा ने लापरवाही से कहा, मंत्री जी, आप फिक्र न करें, मुझे मालूम है कि प्रजा का ध्यान कैसे रखना है। तब मंत्री ने सलाह दी, महाराज, कम से कम हर 6 महीने में एक बार तो हमें प्रजा की परेशानी सुननी चाहिए। ये सुनकर राजा चिढ़ से गए और बोले, मंत्री जी, अभी आप जाइए, मुझे आराम करना है। अगर आपको दरबार इतना ही जरूरी लगता है तो आप युवराज से कह दीजिए। मंत्री बोले, महाराज, युवराज से कहने से अच्छा है कि मैं अपना काम चुपचाप करता रहूं, वही ठीक रहेगा। राजा ने पूछा, आप ये क्या कह रहे हैं? मंत्री ने कहा, महाराज, सभी लोग जानते हैं कि राजकुमार हमेशा जुआ खेलने में व्यस्त रहते हैं। अगर दरबार में युवराज को बिठाया गया तो आधी से ज्यादा शिकायतें उन्हीं के बारे में आएगी। राजा बोले, सचमुच युवराज तो मेरे काबू से बाहर होता जा रहा है। जल्द से जल्द कोई अच्छी लड़की देखकर उसका विवाह करवा दीजिए। मंत्री ने कहा, महाराज, सभी लोग युवराज के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, तो भला कौन अपनी बेटी का रिश्ता उनसे तय करेगा? राजा ने मंत्री को समझाया, मंत्री जी, आप कुछ तो ऐसा कीजिए जिससे राजकुमार का रिश्ता तय हो जाए। मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर मंत्री महल से चले गए। दूसरी तरफ राजकुमार अपने कुछ दोस्तों के साथ एक चौपाल पर बैठकर जुआ खेल रहे थे। तभी वहां से एक बग्घी गुजरी। बग्घी के अंदर से एक सुंदर लड़की बाहर झांक रही थी। राजकुमार की नजर जब उस लड़की पर पड़ी तो वह उसे देखते ही रह गए। ऐसी खूबसूरत लड़की उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब बग्घी आगे निकल गई तो राजकुमार के दोस्त ने पूछा, क्या हुआ राजकुमार, आज तो आप अपनी बाजी हार गए? राजकुमार बोले, दोस्त, पता नहीं वो कौन थी, उसकी सुंदरता ने मेरा दिल जीत लिया है। उसे देखने के बाद से मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। उनके दोस्त ने कहा, राजकुमार, उसकी आंखों ने आपके दिल में जगह बना ली है। आप चिंता न करें, हम पता करके बता देंगे कि वो कौन है। राजकुमार बोले, नहीं, मैं उसे खुद ही ढूंढूंगा और अपने दिल की बात कहूंगा। इसके बाद राजकुमार अपने घोड़े पर सवार हुए और बग्घी का पीछा करने लगे। जल्द ही उन्होंने बग्घी का रास्ता रोक दिया। जब बग्घी रुकी तो राजकुमार ने उस लड़की से कहा, सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारी सुंदर आंखों और काले काले बालों ने मेरा दिल चुरा लिया है। जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरा मन बेकाबू हो गया है। ऐसा लगता है कि तुमने मुझे अपना दीवाना बना लिया है। लड़की ने पूछा, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? राजकुमार ने कहा, मैं इस राज्य का युवराज और भावी राजा हूं। लड़की ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो आप अपने राज्यपाट को छोड़कर
अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने में लगे रहते हैं? इस तरह तो आप अपनी सारी दौलत गंवा देंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने आपके बारे में जो सुना था वो बिल्कुल सच है। लड़की की बातें सुनकर राजकुमार का चेहरा पीला पड़ गया। वह सोचने लगे, क्या मेरे राज्य में लोग मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हैं? लगता है कि सभी लोगों के मन में मेरी यही पहचान बन गई है। लड़की ने कहा, क्या हुआ राजकुमार, किस सोच में डूब गए? राजकुमार बोले, कुछ नहीं सुंदरी, जिस तरह तुम सुंदर हो तुम्हारी बातें भी उतनी ही समझदारी भरी है। मैं तो बस यही सोच रहा था कि तुम जैसी सुंदर लड़की का नाम क्या हो सकता है। राजकुमार, मुझे लगता है कि आपको लड़कियों की तारीफ करने की आदत है। लड़की ने कहा, वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हरिनाथ की बेटी हूं। मेरा नाम अदिति है। लड़की की बात सुनकर राजकुमार का चेहरा खिल गया और वह बोले, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा परिवार हमारे राज परिवार के लिए बिल्कुल सही है। अगर तुम मान जाओ तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हो। लड़की ने कहा, राजकुमार, आप अपने राज्य के युवराज होंगे, लेकिन फिर भी मेरे पिताजी ऐसे राजकुमार से मेरी शादी कभी नहीं करवाएंगे जो जुआ खेलता हो, समझे? इसीलिए मेरे पीछे अपना समय बर्बाद मत करो और यहां से चले जाओ। राजकुमार बोले, देखो अदिति, मैं इस राज्य का राजकुमार हूं, जो चाहूं वह कर सकता हूं। मैंने तुम्हें पसंद किया है, तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए। इस तरह मेरा अपमान करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लड़की ने कहा, राजकुमार, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने आपका अपमान नहीं किया। मैं तो वही कह रही हूं जो सच है। आप राजकुमार होंगे और आने वाले समय में राजा भी बनेंगे, लेकिन जो आदमी मेहनत करना नहीं जानता, ऐसे आदमी से मेरे पिताजी मेरा विवाह कभी स्वीकार नहीं करेंगे। राजकुमार बोले, अदिति, मैं तुम्हारे पिता से बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो? अदिति ने कहा, सुनिए राजकुमार, मैं अपने पिता की मर्जी के बिना कोई काम नहीं कर सकती। इस नगर में उनका बहुत मान सम्मान है। मैंने आज तक उनकी अनुमति के बिना कोई काम नहीं किया और न ही कभी करूंगी। अदिति की बातें सुनकर राजकुमार परेशान हो गए और बोले, इतनी कठोर बातें मत करो अदिति, क्या यह तुम्हारा अंतिम फैसला है? अदिति ने कहा, हाँ राजकुमार, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी जहां भी मेरी शादी करवाएंगे मैं वहीं शादी करूंगी। राजकुमार निराश होकर वहां से लौट गए, लेकिन अदिति ने उनके विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार करके उन्हें एक सोच में डाल दिया था। वह सोचने लगे, क्या मेरे राज्य में मेरी यही पहचान है? मैं इतने साल से सोच रहा था कि मैं युवराज हो और जो चाहो वह कर सकता हो, लेकिन आज एक लड़की ने, जिसे यह भी पता है कि मैं राजकुमार हो, मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। इससे बड़ा अपमान मेरे लिए और क्या हो सकता है? यही सोचते सोचते राजकुमार राजमहल लौट आए। जब वह महल में पहुंचे तो उनकी मुलाकात मंत्री जी से हुई। मंत्री राजकुमार से कहने लगे, राजकुमार, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। आपके लिए एक अच्छी खबर है। बताइए मंत्री जी, क्या अच्छी खबर है? शायद आपकी खबर सुनकर मेरा मन थोड़ा खुश हो जाए। मंत्री ने कहा, युवराज, महाराज ने मुझे परसों आपके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए कहा था। मैंने बहुत कोशिश करके आपके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है। तब राजकुमार ने कहा, मंत्री जी, मुझे अब इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, कृपया आप वापस चले जाइए। राजकुमार की बात सुनकर मंत्री दंग रह गए और बोले, राजकुमार, आप ये क्या कह रहे हैं? आपका नाम सुनते ही लड़की के माता पिता डर जाते हैं। ऐसे में मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें राजी किया है। अब अगर आप मना कर देंगे तो उन्हें फिर से राजी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको पता नहीं कि आपका रिश्ता तय करने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है। राजकुमार सोचने लगे, इसका मतलब तो यह हुआ कि मेरे बारे में पड़ोसी राज्यों के लोग भी वैसा ही सोचते हैं जैसा अदिति सोचती है। मंत्री बोले, राजकुमार, आप किस सोच में डूब गए हैं? कुछ नहीं मंत्री जी, मुझे आपका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। आप लड़की वालों को जाकर मना कर दीजिए। मंत्री तेजी से राजा के पास गए और कहने लगे, महाराज, आपने सुना क्या हुआ? मंत्री जी, आप हमेशा किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहते हैं। अब क्या हो गया? महाराज, मैंने कितनी मुश्किल से राजकुमार के लिए एक रिश्ता ढूंढा था, लेकिन राजकुमार को इसकी कोई परवाह नहीं है।
उन्होंने तो इस शादी के लिए मना कर दिया। मंत्री की बात सुनकर राजा को जैसे झटका लगा। राजा बोले, मना कर दिया? पर क्यों? महाराज, मैं यह तो नहीं जानता, इसीलिए आपको खबर देने आया हूं। अब आप राजकुमार को बुलाकर ही पूछ लीजिए। राजा ने उसी समय राजकुमार को अपने पास बुलाया और कहा, क्या बात है राजकुमार, सुना है आप शादी नहीं करना चाहते? जी पिताजी, मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूं। राजा बोले, राजकुमार, आसपास के सभी राज्यों की कोई भी राजकुमारी तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मैंने लड़की वालों को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देने का लालच देकर मनाने की कोशिश की है। इसके बाद भी तुम मना कर रहे हो। ये सुनकर युवराज चौंक गए और बोले, क्या पिताजी, क्या मेरी शादी के लिए आपको दहेज देना पड़ेगा? और नहीं तो क्या बेटा, जब तुमसे शादी करने को कोई तैयार ही नहीं है, तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया, न कोई युद्ध जीता, न कोई नया राज्य हासिल किया और न ही राजकाज के कामों में हमारा कोई हाथ बटाया। यहां तक कि प्रजा की भलाई के लिए भी तुमने आज तक कोई काम नहीं किया। बस इधर उधर अपने दोस्तों के साथ घूमते रहते हो। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गए। तब मंत्री कहने लगे, राजकुमार, आप इस राज्य के युवराज हैं और आपके पिता का जो मान सम्मान है, उसी को देखते हुए एक छोटे से राज्य की राजकुमारी के साथ आपका रिश्ता तय हुआ है। बदले में हम उन्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं और 500 घोड़े देंगे। राजकुमार ने कहा, लेकिन पिताजी, मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूं। शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से करूंगा। अपने बेटे की बात सुनकर राजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह बोले, बेटा, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर पहले ही बता देते तो इतना सब कुछ करना ही नहीं पड़ता। अब ये बताओ कि वह लड़की कौन है? मैं जल्द से जल्द उसके साथ तुम्हारी शादी करवा देता हूं। युवराज बोले, पिताजी महाराज, लेकिन समस्या यह है कि वह लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहती। वह वही करेगी जो उसके पिताजी कहेंगे। तब राजा ने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, अब आपको ही यह काम पूरा करना होगा। मुझे लगता है कि उन्हें हमारे बारे में कुछ गलतफहमी हो गई है। आप उस लड़की के पिता से मिलिए और उन्हें मनाइए। उन्हें बताइए कि उनकी बेटी इस महल में आकर महारानी बनकर रहेगी। और बेटा, तुम ये बताओ कि वह लड़की कौन है? पिताजी महाराज, वह इसी राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हरिनाथ जी की बेटी है। राजकुमार की बात सुनकर मंत्री कहने लगे, महाराज, अब आप उनको भूल ही जाइए और राजकुमार, आप भी उस लड़की को भूल जाइए। राजा ने कहा, लेकिन मंत्री जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मंत्री बोले, महाराज, मैंने आपसे एक बार पहले भी कहा था कि मुझे लगता है कि हमारे राज्य की प्रजा हमें भूल चुकी होगी। हाँ मंत्री जी, आपने कहा तो था। तो सुनिए महाराज, बात दरअसल ये है कि जब भी लोगों को कोई समस्या आती है या उन्हें कोई सहायता चाहिए होती है, तो वे सीधे उस व्यापारी हरिनाथ के पास जाते हैं। मैंने तो यह भी सुना है कि लोग उसे हमारे राज्य का राजा मानने लगे हैं। मंत्री की यह बात सुनकर राजा की त्योरियां चढ़ गईं। वह गुस्से में आकर बोले, अरे कौन है ये व्यापारी? कहां से आया है? क्या वह मेरी राजा गद्दी मुझसे छीनना चाहता है? हमारे राज्य में इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे अभी तक बताया नहीं। मंत्री बोले, महाराज, आपके पास समय ही कहाँ है। यहां तक कि आपके पास तो दरबार में बैठने का भी समय नहीं है, तो भला आप मेरी बात कब सुनेंगे? राजा ने कहा, मंत्री जी, यह समय व्यंग करने का नहीं है। आप यह बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। महाराज, मैंने तो पहले भी आपसे कई बार कहा है कि आपको अपनी प्रजा की परवाह करनी चाहिए, दरबार लगाना चाहिए और उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी मेरी बात सुनी? बल्कि आपने तो यह तक कह दिया कि मेरे राज्य में किसी भी तरह की कोई समस्या है ही नहीं। अब चूंकि आपके पास जनता के लिए समय नहीं है और न ही किसी की बात सुनने का धैर्य है, तो लोग आपको छोड़कर उस आदमी के पास सहायता के लिए जाने लगे हैं। इसी कारण से लोगों ने उसे अपना राजा मान लिया है। अब उस साधारण से व्यापारी की हैसियत आपसे कहीं ज्यादा हो चुकी है। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा महाराज, लेकिन आप एक राजवंश में पैदा हुए, इसी कारण से आप राजा बन गए। परंतु प्रजा आपको राजा नहीं मानती, प्रजा तो हरिनाथ को ही अपना राजा मानती है। मंत्री की ऐसी कठोर बातें सुनकर राजा क्रोध में आ गए और बोले, मंत्री जी, बहुत हो गया। आपने उस व्यापारी की बहुत तारीफ कर ली। अब आप मुझे यह बताइए
कि हमारे युवराज की शादी उस लड़की से क्यों नहीं हो सकती? आखिर इसकी क्या वजह है? मंत्री ने कहा, महाराज, दरअसल कमी तो हमारे राजकुमार में है, और साथ ही साथ आपकी सारी संपत्ति भी मिला ली जाए तो उस व्यापारी की आधी संपत्ति के बराबर भी नहीं है। ये सुनकर राजा हैरान रह गए। बोले, क्या किसी व्यापारी की संपत्ति हमसे ज्यादा भी हो सकती है? मंत्री ने कहा, महाराज, संपत्ति की बात छोड़िए, वैसे भी हमारे राजकुमार के बारे में राज्य के बच्चे बच्चे को मालूम है, तो फिर ऐसे नौजवान के साथ कोई भी आदमी अपनी पुत्री का विवाह कैसे करेगा? तब राजा ने कहा, ठीक है मंत्री जी, आप उस व्यापारी के पास संदेश भिजवाइए कि मैंने उसे दरबार में मिलने के लिए बुलाया है। आखिर मैं भी तो देखो कि उस व्यापारी के अंदर ऐसी कौन सी खास बात है। राजकुमार, जो अब तक शांत खड़े थे, कहने लगे, पिताजी और मंत्री जी, आप दोनों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं यह सारा मामला खुद ही संभाल लूंगा। ऐसा कहकर राजकुमार नाराज होकर वहां से चले गए। राजा मंत्री से कहने लगे, मंत्री जी, युवराज की उम्र तो बढ़ गई है, लेकिन उनकी बुद्धि नहीं बढ़ी। आप ऐसा कीजिए, उस व्यापारी हरिनाथ को बुलाइए, आखिर मैं भी तो देखूं कि वह कौन सी बला है। राजा का आदेश पाकर अगले दिन मंत्री व्यापारी हरिनाथ को लेकर दरबार में आ पहुंचे। व्यापारी ने राजा को प्रणाम किया और बोला, राजन, मुझे दरबार में बुलाने का आखिर क्या कारण है? क्या मैं जान सकता हूं? राजा बोले, इन दिनों आपके और आपके व्यापार के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। आपने इतना बड़ा व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया है, तो मैंने सोचा कि मैं भी तो देखूं कि आप में कितनी बुद्धि है। बस यही जानने के लिए आपको बुलाया है। अवश्य महाराज, आप मुझसे जो भी जानना चाहते हैं, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको बताने को तैयार हूं। आप पूछिए महाराज, मुझसे क्या जानना चाहते हैं? राजा ने कहा, मैंने आपके लिए एक परीक्षा तय की है और उस पर आपको अपनी बुद्धिमानी दिखानी है। उसी से तय होगा कि आपकी व्यापारिक कुशलता कितनी है। व्यापारी बोले, महाराज, जैसी भी परीक्षा हो मैं तैयार हूं, लेकिन एक बात मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं, मैं एक व्यापारी हूं और बिना लाभ के मैं कोई काम नहीं करता। इसलिए आप जो भी परीक्षा लेना चाहते हैं, उसमें अगर मैं जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा, और अगर मैं हार गया तो आप क्या करेंगे, ये बात मुझे पहले ही बता दीजिए। राजा ने कहा, व्यापारी, बिना पुरस्कार के तो मैं भी किसी की परीक्षा नहीं लेता, इसीलिए इस बार मैं एक बड़ा दाम लगाता हूं। अब सुनो, अगर तुम इस परीक्षा में जीत गए तो मेरी आधी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हारी आधी संपत्ति तुम मुझे दे दोगे। बताओ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? व्यापारी सोचने लगा, मुझे महाराज की मंशा कुछ ठीक नहीं लगती, इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, इसीलिए तो मुझे अचानक दरबार में बुलाया गया है। मुझे पहले से ही लग रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। महाराज बोले, क्या हुआ व्यापारी, तुम किस सोच में डूब गए? क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? अगर मंजूर है तो बोलो। महाराज, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस यही सोच रहा था कि जब दाम ही लगाना है तो आधी आधी संपत्ति की जगह पूरी संपत्ति का दाम क्यों ना लगाया जाए, तभी तो असली मजा आएगा। हरिनाथ की बात सुनकर राजा एक पल के लिए चौंक गए। अब अगर वह ना कह देते तो ऐसा लगता कि वह डर गए हैं। इसीलिए राजा ने तुरंत कहा, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। तो अब तुम मेरी बात सुनो। ये लो, मैं तुम्हें एक रस्सी देता हूं। इस रस्सी की मदद से तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के कमाकर दिखाने होंगे, लेकिन शर्त यह है कि न तो इस रस्सी को किसी को बेचना है, न ही इसका रंग बदलना है, और न ही इसे किसी और चीज के साथ जोड़ना है। बस इस रस्सी की मदद से ही तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के कमाकर लाने हैं। व्यापारी ने वह रस्सी राजा से ले ली और कहा, ठीक है महाराज, मैं इस रस्सी की मदद से आपको 10,000 सोने के सिक्के कमाकर दिखाऊंगा और जल्द ही आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। अब कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। इतना कहकर व्यापारी वह रस्सी लेकर अपने घर की ओर चल दिए। तब मंत्री राजा से कहने लगे, महाराज, यह आपने क्या किया? भला एक रस्सी की मदद से 10,000 सोने के सिक्के कैसे कमाए जा सकते हैं? यह तो नामुमकिन है। राजा बोले, मंत्री जी, यही तो मेरी चाल थी। मुझे पता है कि यह नामुमकिन है, इसीलिए तो मैंने ऐसी शर्त रखी है। अब उसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी और मैं शर्त जीत जाऊंगा। मंत्री बोले, लेकिन महाराज, एक बार फिर सोच लीजिए।
वह व्यापारी बहुत बुद्धिमान और चालाक है। मुझे तो लगता है कि वह आपकी शर्त को पूरा कर देगा और आपको 10,000 सोने के सिक्के लाकर दे देगा। मंत्री की बात सुनकर राजा झुंझला गए और बोले, बस करो मंत्री, मैं तब से देख रहा हूं कि तुम उस व्यापारी के ही गुण गा रहे हो। दूसरी तरफ हरिनाथ जब अपने घर पर पहुंचे तो वहां युवराज पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। व्यापारी ने कहा, कहिए युवराज, आपको मुझसे क्या काम है? बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? युवराज बोले, श्रीमान जी, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है और मैं आपकी आज्ञा पाकर उनसे विवाह करना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि मैं सिर्फ नाम का राजकुमार हूं और आपकी बेटी के लायक नहीं हो, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं अब खुद को बदलना चाहता हूं। मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया है और अब मैं मेहनत करके कमाना चाहता हूं ताकि मैं आपकी बेटी को पाने का अधिकारी बन सकूं। आज से राजमहल से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं सब कुछ छोड़कर एक साधारण इंसान की तरह जीना चाहता हूं। अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। व्यापारी बोले, एक तरफ तुम्हारे पिताजी मेरी सारी संपत्ति हड़पने की चाल चल रही है और दूसरी तरफ तुम मेरी बेटी के लिए राज्य छोड़ने को तैयार हो। लेकिन बात यह है कि मैं अपनी बेटी की इच्छा जाने बिना आपको कोई जवाब नहीं दे सकता। आप थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं पहले अपनी बेटी से बात करके आता हूं और फिर आपको अपना फैसला बताऊंगा। इसके बाद व्यापारी अपनी बेटी के पास गए और बोले, बेटी अदिति, बाहर युवराज खड़े हैं और वह तुमसे शादी करना चाहते हैं। इसके लिए वह अपना राजमहल छोड़कर आए हैं और मेहनत से काम करने को भी तैयार है। दूसरी तरफ उनके पिता हैं जो मेरे साथ एक चाल चलकर मेरी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। अदिति ने कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि उनसे विवाह करने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि वह एक अच्छे इंसान है। हाँ, उनमें थोड़ी समझदारी और अक्ल की कमी है। बेटी, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? पिताजी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक राजकुमार होने के बावजूद भी वह मुझे पाने के लिए कोई चाल नहीं चल रहे हैं। अगर वह चाहते तो कोई और रास्ता अपनाकर मुझे पा सकते थे। वह हमें डरा धमकाकर झुकाने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वह तो बड़ी ईमानदारी के साथ आपकी अनुमति लेने आए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वह अपना राजमहल भी छोड़ने को तैयार है। ऐसा लगता है कि उनका दिल बहुत साफ है। शायद उनके जीवन में कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें सही रास्ता दिखा सके। पिताजी, वह आपका दामाद बन सकते हैं या नहीं, ये तो आप ही तय करेंगे, लेकिन आप उन्हें खुद को साबित करने का एक मौका तो देकर देखिए। बेटी, तुम जो कुछ कह रही हो सोच समझकर कह रही हो। पिताजी, अगर आपको वह पसंद आए और आपने अनुमति दी तो इसमें हमारा ही फायदा होगा। वह हमारे साथ रहेंगे तो इस राज्य पर हमारा नियंत्रण होगा। वैसे भी राजा ने आपके साथ जो शर्त लगाई है, अगर आप उसमें जीत गए तो उस हालत में भी राजा गद्दी हमारे पास ही आ जाएगी। उसके बाद आप युवराज को इस राज्य का राजा बना सकते हैं। अपनी बेटी की समझदारी भरी बातें सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुए और कहने लगे, सचमुच बेटी, तुम्हारी सोच तो बहुत ही अच्छी है। इसके बाद व्यापारी हरिनाथ बाहर खड़े युवराज के पास गए और बोले, आप मेरे परिवार के योग्य हैं या नहीं, यह बात अभी तक साबित नहीं हुई है। जैसा कि आपने मुझे बताया था कि आप राजमहल छोड़कर कोई दूसरा काम करना चाहते हैं, तो क्यों ना आप मेरे साथ काम कीजिए। यह सुनकर राजकुमार के चेहरे पर खुशी आ गई। वह बोले, मैं आपकी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तो ठीक है राजकुमार, आप ये रस्सी लीजिए और इस रस्सी में बिना कोई बदलाव किए, बिना इसको बेचे, इसकी मदद से मुझे 10,000 सोने के सिक्के कमाकर दिखाइए। युवराज ने वह रस्सी ले ली और कहा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद युवराज वह रस्सी लेकर नगर की तरफ निकल पड़े। वह सोच रहे थे कि आखिर इस रस्सी की मदद से 10,000 सोने के सिक्के कैसे कमाए जा सकते हैं। क्या इस रस्सी में कोई जादू है? यह तो बिल्कुल नामुमकिन लगता है। चलते चलते राजकुमार नगर के बीचों बीच आ चुके थे। वहां पर खड़े होकर जब राजकुमार ने अपने आसपास नजर दौड़ाई तो देखा कि नगर के इस हिस्से में बहुत बड़े बड़े मकान थे और ये मकान बड़े बड़े व्यापारियों और सेठों के थे। अचानक राजकुमार की बुद्धि ने काम करना शुरू किया और उनके दिमाग में एक उपाय आया। उन्होंने अपनी रस्सी को खोला और उसका एक सिरा सड़क के एक तरफ रखा
और रस्सी का दूसरा सिरा सड़क के दूसरे छोर तक ले गए। इस तरह वह नाटक करने लगे जैसे वह सड़क की नाप जोख कर रहे हो। जब आसपास के लोगों ने देखा कि राजमहल का राजकुमार सड़क के बीच में रस्सी लेकर सड़क को नाप रहा है, तो उन्हें लगा कि जरूर कोई खास बात होगी। तो कुछ व्यापारी राजकुमार के पास आए और कहने लगे, राजकुमार, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप इस तरह से रस्सी लेकर सड़क क्यों नाप रहे हैं? राजकुमार ने ऐसे दिखाया कि जैसे वह अपने काम में बहुत व्यस्त है और बोले, बात दरअसल यह है कि पिताजी महाराज ने किसानों की सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए नगर के बीचों बीच एक नहर खुदवाने की तैयारी कर रहे हैं। वह नहर यहां से होकर सीधे किसानों के खेतों में जाएगी ताकि खेतों को भरपूर पानी मिल सके और अनाज की पैदावार बढ़ सके। नगर के बीचों बीच नहर खुदने वाली है। ये सुनकर सभी व्यापारी हैरान और परेशान हो गए। वह कहने लगे, राजकुमार, अगर इस रास्ते पर नहर खुदेगी तो हमारे घरों का क्या होगा? राजकुमार बोले, वह सब तो मैं नहीं जानता। मैं तो सिर्फ अपने पिताजी के आदेश का पालन कर रहा हूं। मैं इस सारे रास्ते की नाप जोख करके इसका लेखा जोखा अपने पिताजी को दे दूंगा। आगे का काम वह जाने। व्यापारी कहने लगे, राजकुमार, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसानों के लिए जो नहर खोदी जानी है वह नगर के बीचों बीच से न खोदकर नगर के बाहर बाहर से खोद दी जाए, जिससे कि हमारे मकान सुरक्षित रहे? राजकुमार बोले, ऐसा हो तो सकता है, परंतु उस तरह से नहर खोदने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा, क्योंकि वह रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा और इस समय राजकोष में इतना पैसा नहीं है। ये बात सुनकर व्यापारियों का मुखिया कहने लगा, राजकुमार जी, अगर पैसों की समस्या है तो इस समस्या का हल हम कर सकते हैं। हम इसी समय आपको सोने की मुद्राओं से भरी थैलियां देने को तैयार हैं। आप सिर्फ इतना बताइए कि इस काम में कितना पैसा खर्च होगा? राजकुमार बोले, पिताजी के अनुमान के मुताबिक कम से कम 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी। व्यापारी बोले, आप चिंता मत कीजिए राजकुमार जी, हम सभी व्यापारी मिलकर अभी आपके लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम कर देते हैं। इसके बाद देखते ही देखते व्यापारी अपने अपने घरों में गए और उन्होंने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी करके राजकुमार को दे दी। स्वर्ण मुद्राएं लेने के बाद राजकुमार ने कहा, अब आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं पिताजी महाराज को समझा दूंगा कि नहर अब नगर के बीचों बीच नहीं बल्कि बाहर से बनाई जाएगी। इसके बाद राजकुमार मुस्कुराते हुए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर व्यापारी हरिनाथ के पास पहुंचे और बोले, देख लीजिए सेठ जी, आपने जो रस्सी मुझे दी थी उससे मैंने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कमा ली है। व्यापारी हरिनाथ स्वर्ण मुद्राएं देखकर हैरान थे। उन्होंने युवराज से पूछा कि आपने इतना पैसा कैसे कमाया? तो युवराज ने सारी बात विस्तार से सच सच बता दी। यह सुनकर व्यापारी हरिनाथ युवराज की समझदारी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी बेटी का विवाह राजकुमार से करवा दिया। अगले दिन व्यापारी हरिनाथ 10,000 स्वर्ण मुद्राएं और रस्सी लेकर राजमहल में पहुंच गए। उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं राजा को सौंपते हुए सारी बात बताई कि यह स्वर्ण मुद्राएं किसने और कैसे कमाई है। राजा और उनका मंत्री यह सुनकर हैरान थे और अब शर्त के मुताबिक उन्हें अपनी राजगद्दी छोड़नी थी। राजा कहने लगे, मुझे अपनी राजगद्दी के जाने का उतना दुख नहीं है कितना इस बात का कि मेरे बेटे ने यह सब इसलिए किया ताकि वह उस लड़की से विवाह कर सके। तब व्यापारी हरिनाथ कहने लगे, महाराज, दरअसल आप हारने के बावजूद भी जीत गए हैं। आपकी राजगद्दी से उतरने के बाद भी राजगद्दी पर आपके पुत्र यानी युवराज का ही अधिकार होगा। मैं ये राजगद्दी अपने दामाद को भेंट स्वरूप देता हूं और इस तरह से इस शर्त में हम दोनों की जीत हुई है। इसके बाद युवराज का राज तिलक करके उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया गया और अदिति उस राज्य की महारानी बन गई, जबकि राजा राजेंद्र सेन राजगद्दी का त्याग करके अपना बाकी का जीवन भगवान का भजन करते हुए बिताने लगे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दौलत सिर्फ पैसे या राजपाट नहीं बल्कि समझदारी, ईमानदारी और कड़ी मेहनत है। जीवन में मान सम्मान और सफलता उसी को मिलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही अपने अच्छे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें सिखाती है कि लालच की आग इंसान की ईमानदारी और नेकी को कैसे भस्म कर देती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। शीतलपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में सभी लोग अपने काम धंधे करते और बड़ी शांति से अपना जीवन बिता रहे थे। शीतलपुर में एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। लोग उसकी बड़ी इज्जत करते थे। वह हर किसी से बड़ी अच्छी तरह से मिलता और प्यार से बात करता। उस आदमी का नाम था चौधरी रोशनलाल। उसके यहाँ पर अक्सर मेहमान आया करते थे। उसके रिश्तेदार, जान पहचान वाले या फिर बाहर से आने वाले लोग जो रोशनलाल का नाम सुनकर और उसके अच्छे बर्ताव के कारण उसके अतिथि गृह में आकर ठहर जाते थे। रोशनलाल हमेशा ऐसे लोगों की खातिरदारी करता और उन्हें फिर से आने की दावत भी देता। अब जाहिर सी बात है, ऐसे आदमी को भला कौन पसंद नहीं करता। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा सौदागर उस शहर में अपने व्यापार के सिलसिले में आया। उसका इरादा था कि वह इस नगर में अपनी कोई बड़ी सी दुकान खोले। उस व्यापारी ने कई नगरों में अपनी अलग अलग दुकानें खोली हुई थी और वह सभी दुकानें बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, जिसके लिए उसने कई आदमी भी रखे हुए थे। महीने में एक बार वह बारी बारी से हर नगर में जाता और अपना हिसाब किताब देखता। वह व्यापारी जब शीतल नगर में आया तो सीधा चौधरी रोशनलाल की हवेली पर गया और फिर व्यापारी ने कहा, चौधरी साहब, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। इस अनजान शहर में मैं बिल्कुल नया हूँ और यहाँ पर अपना व्यापार जमाने के लिए मुझे किसी नेक दिल और अच्छे आदमी की आवश्यकता है। लोगों ने मुझे आपके बारे में बताया और मैं आपके पास हाजिर हो गया। रोशनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने बहुत अच्छा किया जो यहाँ पर आ गए। इस हवेली को अपना ही घर समझिए और निश्चिंत होकर अपने व्यापार के बारे में सोचिए। मुझसे जो भी हो सकेगा मैं आपकी सेवा करूंगा, क्योंकि मेहमान तो देवता का रूप होते हैं। रोशनलाल की यह बातें सुनकर वह व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसे अब इस बात की तसल्ली हो गई थी कि वह एक बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान के पास पहुंच गया है। चौधरी रोशनलाल की हवेली के अतिथि गृह में उस व्यापारी को एक कमरा दे दिया गया। उस व्यापारी के पास काफी सामान था और उस सामान में एक बहुत ही सुंदर संदूक भी था, जिसे चौधरी बहुत ही दिलचस्पी से देख रहा था। उसकी दिलचस्पी को देखते हुए व्यापारी कहने लगा, अब मैं आपसे क्या छुपाऊं, यह संदूक मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात है। यह एक अमीर आदमी से मुझे मिले थे। उसके साथ मेरा कुछ हिसाब किताब था। मैंने व्यापार के सिलसिले में उससे काफी बड़ी रकम लेनी थी, लेकिन वह दे नहीं पाया। आखिरकार वह रईस आदमी लुट गया, बर्बाद हो गया, जैसा कि अक्सर लोगों के साथ होता है। उसने अपने ऐशो आराम में अपनी सारी जायदाद उड़ा दी और कंगाल हो गया। कल वह हाथियों का मालिक था और आज बकरी का मालिक भी नहीं रहा। और फिर उस रईस आदमी ने अपने खानदानी हीरे जवाहरात अपने कर्ज देने वालों को, यानी कि जिस से उसने कर्ज लिया था, इस तरह से बांटने शुरू किए जैसे चने बांटे जाते हैं। मैं भी वहां पर पहुंच गया जब वह रईस आदमी अपने दादा परदादा की दौलत को लुटा रहे थे और लोग लूट कर खुश हो रहे थे। मैंने जब उनसे अपनी लाखों की रकम मांगी तो उनकी आंखों में आंसू भर आए और कांपते हुए हाथों से उन्होंने यह संदूक मुझे थमा दिया। उन्होंने कहा, बस यही आखिरी चीज थी जो मेरी इज्जत बचाने के लिए मेरे पास बची थी और मेरे पास कुछ नहीं है। हवेली, बाग बगीचे सब बिक चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसमें जो हीरे हैं उनकी कीमत आपकी रकम से बहुत ज्यादा है, मगर आपने और लोगों की तरह मुझे बेइज्जत नहीं किया, मेरा मजाक नहीं उड़ाया, इसलिए मैं आपको यह दौलत देता हूं। मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ और मैंने कहा कि मैं आपका कर्ज माफ करता हूं, आप अपना संदूक अपने पास ही रख लीजिए। मगर वह नहीं माने और जानते हैं चौधरी साहब, उन्होंने उस रात आत्महत्या कर ली। भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। हर किसी को इतनी बुद्धि मिले कि वह अपने जीवन के फैसले सही तरीके से कर सके। अब अगर मैं यह संदूक अपने घर में ले जाता तो मुझे अपना सफर बीच में ही खत्म करना पड़ता, जिसके कारण मेरा काफी नुकसान हो जाता। इसलिए मजबूरी में मैं इस संदूक को अपने साथ रखे हुए हूँ। अब मैं आपके घर पहुंच गया हूँ तो मुझे सुरक्षित महसूस हो रहा है, वरना लूटने वालों की तो कोई कमी नहीं है। आप ऐसा कीजिए, मेरा यह संदूक अमानत समझकर अपने पास रख ले। मैं जब जाने लगूंगा तो आपसे ले लूंगा।
चौधरी रोशन लाल घबराकर बोले, अरे, इतनी बड़ी अमानत संभालते हुए मुझे डर लग रहा है। व्यापारी बोला, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है और फिर यह संदूक आपके पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। आप खुद ही सोचिए, मैं हवेली के अतिथि गृह में रुका हुआ हूँ, वहां पर काफी लोग आते जाते रहते हैं और यह संदूक वहां पर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और मुझे व्यापार के सिलसिले में बाजार में भी जाना पड़ता है, इसलिए मैं इसकी जिम्मेदारी आपको दे रहा हूं। चौधरी रोशन लाल को व्यापारी की बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं यह संदूक अमानत के तौर पर अपने पास रख लेता हूं, मगर आप इसे खोलकर अपने हीरे गिन लें और मुझे दिखा दें, ताकि इसे लौटाते समय कोई विवाद पैदा न हो। और इसके बाद व्यापारी ने चाबी लगाकर संदूक का ताला खोला। चौधरी रोशन लाल की आंखों के सामने वो हीरे जवाहरात थे, जिन्हें देखकर उसकी आंखें न सिर्फ जगमगा गईं, बल्कि फटी की फटी भी रह गईं। हीरे, मोती, बड़े बड़े लाल और भगवान न जाने कितनी तरह के नीलम उस संदूक में भरे पड़े थे, जिन्हें देखकर रोशन लाल के दिल में पाप ने जगह बना ली और उसके मुंह में पानी आ गया। ऐसे बेशकीमती हीरे तो उसने कभी सपने में भी नहीं देखे थे, परंतु उसने व्यापारी के सामने अपनी ईमानदारी दिखाई और बोला, हाँ तो जनाब, बताइए कौन कौन से हीरे कितने हैं, कौन से जवाहरात कितने हैं। वह व्यापारी बेचारा सीधा साधा आदमी था। उसने संदूक वहीं पर पलट दिया और हीरे गिनने लगा। सब कुछ गिनने के बाद उसने एक कागज पर लिख दिया कि इतने हीरे हैं, इतने नीलम है। इसके बाद उस संदूक को बंद करके रोशन लाल घर के अंदर चला गया। उसकी पत्नी ने पूछा, अरे, ये इतना खूबसूरत संदूक कहां से लाए? रोशन लाल बोला, भाग्यवान, यह संदूक नहीं बल्कि कुबेर का खजाना है। देख लोगी तो तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, लेकिन अफसोस की बात है कि मेरे पास इसकी चाबी नहीं है, वरना मैं तुम्हें दिखा देता कि इसमें क्या है। और फिर रोशन लाल ने अपनी पत्नी को वह कागज दिखाया जिसमें हीरे, मोतियों और जवाहरातों की संख्या लिखी हुई थी। उसे देखकर रोशन लाल की पत्नी लौटपोट हो गई। इतने सारे हीरे जवाहरात अगर मुझे मिल जाए तो मैं अपने लिए ऐसे गहने बनवाऊंगी कि लोग देखते ही रह जाएंगे। रोशन लाल के साथ साथ उसकी पत्नी के दिल में भी अब लालच आ चुका था। दोनों पति पत्नी ने यह तय कर लिया कि वह इस संदूक को वापस नहीं करेंगे। वह व्यापारी तो एक परदेसी आदमी है, वह उनका क्या बिगाड़ लेगा? क्योंकि जिस समय संदूक खोला गया था या फिर उनके हवाले किया गया था, उस समय व्यापारी और रोशन लाल दोनों अकेले ही थे। कोई तीसरा उन्हें देखने वाला नहीं था और यह बात भी पक्की थी कि कोई भी उस मेहमान व्यापारी की बात को नहीं मानेगा और चौधरी पर कोई शक नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक चौधरी रोशन लाल एक बहुत ही ईमानदार आदमी था और वह खुद भी बहुत अमीर था। भला ऐसा आदमी यह गिरी हुई हरकत कैसे करेगा? इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता था, मगर जिसके दिल में पाप उठ गया उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और चौधरी के मन में उठे हुए इस पाप ने उस जैसे ईमानदार आदमी को भी बहका दिया और अब उन दोनों के दिल में लालच आ चुका था। अब दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे कि उन्हें मुफ्त में ही इतनी दौलत मिल गई है, मगर उन्होंने यह बात किसी और के सामने नहीं कही और पहले की ही तरह उस मेहमान व्यापारी की खातिरदारी होती रही। बाजार में उस व्यापारी की दुकान भी खुलवाई गई, नौकर भी रखे गए और तो और ग्राहक भी लगाए गए, जिससे कि उसका सामान ज्यादा से ज्यादा बिके। मेहमान व्यापारी बहुत खुश था। वह तो रोशन लाल का धन्यवाद करते नहीं थकता था। इसी तरह से कुछ दिन बहुत मजे से बीते और फिर एक दिन उस मेहमान व्यापारी ने अपने घर वापस जाने का फैसला किया। वह रोशन लाल के पास गया और कहने लगा, चौधरी साहब, आपकी मेहरबानी से मेरा काम यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से जम गया है। अब मैं वापस जाना चाहता हूँ। आपकी वजह से मुझे इस बात की बिल्कुल तसल्ली रहेगी कि यहाँ पर मेरा व्यापार ठीक चलता रहेगा। रोशन लाल ने कहा, मेरे रहते हुए आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप आते जाते रहिएगा और अपनी दुकान का मुनाफा लेते जाइएगा। मैं यहाँ पर सब देखता रहूंगा। व्यापारी बोला, बस तो कल सुबह ही मैं यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। चौधरी ने कहा, ठीक है, मैं आपके जाने का इंतजाम करवा दूंगा। ये कहकर चौधरी साहब अपने घर के अंदर चले गए और अपनी पत्नी से कहा, सुनो, अब वह समय आ गया है जिसके लिए हमें कमर कस लेनी चाहिए।
उसकी पत्नी कुछ घबराई और बोली, कौन सा समय? क्या वह अपना संदूक मांग रहा है? चौधरी बोला, आज नहीं तो कल मांगेगा, क्योंकि कल सुबह वह जा रहा है। पत्नी बोली, आपने बहुत बड़ी गलती की कि उससे चाबी नहीं मांगी। अगर हमारे पास चाबी होती तो हम संदूक खोलकर उसमें से हीरे जवाहरात निकाल लेते और उस संदूक में कंकड़ पत्थर भरकर उसे वापस दे देते। पत्नी के यह कहने पर रोशनलाल बोला, लगता है तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं। मैं उस आदमी से चाबी कैसे मांग सकता था? वह तो संदूक का मालिक है, चाबी तो उसके पास ही रहनी चाहिए। उसने संदूक हमारे पास अमानत के तौर पर रखा था, मुझे उपहार नहीं दिया था। ये कहकर चौधरी रोशनलाल कुछ सोचने लगा तो उसकी पत्नी बोली, चाहे अब कुछ भी हो जाए, मैं वह संदूक वापस नहीं दूंगी। आप उस व्यापारी से साफ साफ कह दीजिए कि आपने कोई संदूक मुझे नहीं दिया। अगर वह हल्ला गुल्ला मचाए तो कहना कि कोई गवाह लेकर आओ जिसके सामने वह संदूक दिया था। वह गवाह कहां से लेकर आएगा? और जब गवाह ही नहीं होगा तो उसकी बात पर विश्वास कौन करेगा? बस आप दिल पक्का कीजिए और तैयार हो जाइए, मैं भी आपके साथ खड़ी रहूंगी। मजाल है जो वह हमारा कुछ बिगाड़ सके। और फिर आखिरकार यही हुआ। जब व्यापारी चलने लगा तो उसने चौधरी से कहा, चौधरी साहब, जो संदूक मैंने आपको दिया था वह वापस दे दीजिए, अब मैं सफर पर निकल रहा हूं। रोशनलाल ने हैरान होते हुए कहा, संदूक? कैसा संदूक? वह व्यापारी हंसकर बोला, अरे साहब, भूल गए, वही हीरे जवाहरातों वाला संदूक जो मैंने आपके पास अमानत के तौर पर रखा था और कहा था कि जब मैं यहां से चलूंगा तो उसे वापस ले लूंगा। अब तो चौधरी साहब की हैरत देखने वाली थी। वह गुस्से में आकर कहने लगे, अरे भाई, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? आपने मुझे कोई संदूक नहीं दिया। अब तो व्यापारी बुरी तरह से बौखला गया। वह हकला हकला कर बोलने लगा, चौधरी साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपको हीरों से भरा हुआ एक संदूक दिया था कि आप उसे अपने पास रखना और जाते समय मुझे वापस कर देना, और आप उस संदूक को उठाकर अपने घर के अंदर ले गए थे। बेशक अपनी पत्नी से पूछ लीजिए। चौधरी रोशनलाल ने कड़क आवाज में कहा, खबरदार, जो मेरी पत्नी का नाम लिया तो। अब तो रोशनलाल का गुस्सा आंखों में दहकने लगा था। उनके सारे नौकर दौड़कर वहां पर आए, यहां तक कि उनकी योजना के मुताबिक उनकी पत्नी भी दरवाजे पर आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ जी, ये कैसा हंगामा है? हमारे घर में ये सब्जी मंडी का माहौल कैसे बन गया? ये शरीफों का घर है, यहाँ पर कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता। ये एक झूठा और बेईमान आदमी है। ये कितना एहसान फरामोश है। मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि इसने मुझे कोई संदूक रखने के लिए दिया था, और इसकी मक्कारी तो देखो, कहता है कि उस संदूक में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। यह सुनकर वहां पर मौजूद सब लोग चकरा गए। भला कौन बेवकूफ आदमी हीरों से भरा हुआ संदूक लेकर यूं मारा मारा फिरेगा? और फिर सभी लोग उस व्यापारी को ही बुरा भला कहने लगे। नौकर चाकरों के अलावा अब तो मोहल्ले के बहुत से लोग भी वहां पर आ चुके थे। किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि चौधरी साहब को कोई हीरो से भरा हुआ संदूक दिया गया हो। अब तो उनकी पत्नी भी शेरनी की तरह गरज उठी, कहने लगी, देखो तो, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे, इतने दिन तक हमारे यहाँ पर रहा, हमारा खाया पिया, आराम किया, मेहमान समझकर हमने इसे सर आंखों पर रखा और इनके कारोबार में भी इनका हाथ बटाया, और अब ये हम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हैं। अब तो हर तरफ उस बेचारे मेहमान व्यापारी की थू थू हो रही थी। उसकी फरियाद कोई नहीं सुन रहा था। आखिरकार चौधरी साहब के नौकरों और मोहल्ले के बाकी लोगों ने मिलकर उस व्यापारी को हवेली से बाहर निकाल दिया। वह बेचारा कहाँ जाता? कोई उसका यहाँ पर अपना तो था नहीं। आखिरकार हिम्मत बांधकर वह अपनी नई दुकान पर पहुंचा, और वह आदमी जो दुकान की देखभाल के लिए रखा गया था, वह भी चौधरी साहब का ही रखवाया हुआ था, मगर वह ईमानदार था। चौधरी साहब की यह करतूत वह नहीं जानता था। वह तो उन्हें एक बहुत ही ईमानदार आदमी समझता था, मगर इस लालच का क्या करे जो आदमी को अंधा कर देता है। जब व्यापारी ने उसे सारी बात बताई तो एक बार तो उसे भी विश्वास नहीं हुआ, मगर व्यापारी ने रो रो कर और कसमें खाकर अपनी सारी बात कही। उसे व्यापारी पर बहुत तरस आया। उसने कहा, साहब, आप ऐसा कीजिए कि शहर के कोतवाल के पास जाइए। वह एक बहुत ही ईमानदार और असूलों के पक्के आदमी है। मैं भी आपके साथ चलता, लेकिन चौधरी साहब के मुंह पर बहुत एहसान है। उन्हीं की वजह से मुझे आपकी दुकान पर रखा गया है। अगर उन्हें मालूम पड़ गया कि मैं आपके साथ गया था तो मेरे लिए बहुत ही बुरा होगा। इसलिए आप वहां पर अकेले ही जाइए।
व्यापारी ने कहा, ठीक है, आपका मेरे साथ कोतवाल के पास चलना अच्छा नहीं रहेगा। मैं अकेला ही वहां पर जाऊंगा और आप भी इस तरह का बर्ताव कीजिएगा जैसे आपको कुछ भी मालूम नहीं है, बल्कि आपको मुझसे कोई हमदर्दी ही नहीं है। मैं ये काम खुद कर लूंगा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा परमात्मा मेरे साथ है। ये कहकर व्यापारी सीधा कोतवाल के पास जा पहुंचा। उन्हें अपना सारा हाल बताया। कोतवाल को जब यह पता चला कि व्यापारी के पास कोई गवाह नहीं है तो वह बोला, बड़े दुख की बात है, आपने बहुत बड़ी गलती की कि बिना किसी गवाह की मौजूदगी में अपनी सारी दौलत एक ऐसे आदमी को सौंप दी जिसे आप पूरी तरह से जानते भी नहीं थे। बेशक वह पैसे वाला है, इज्जतदार है, तो भी है तो एक इंसान ही, और लालच एक ऐसी बला है जो बड़ों बड़ों को अपने काबू में कर लेता है। खैर, कोई बात नहीं, आप ये बताइए कि वह संदूक कैसा है, किस तरह का दिखता है, उसके अंदर रखे हुए हीरों की संख्या कितनी है। जो कुछ भी उस संदूक में ऐसा हो जिसको चौधरी साहब न जानते हो और सिर्फ आप ही जानते हो, यानी कोई ऐसी खास निशानी जिसकी वजह से वह संदूक आपका साबित हो सके। तब उस व्यापारी ने अपनी जेब में हाथ डालकर चाबियों का एक गुच्छा निकाला और फिर उसमें से एक चांदी की चाबी दिखाकर बोला, उस संदूक की चाबी मेरे पास है। कोतवाल ने कहा, अच्छा, यह तो एक बहुत बड़ा सबूत है। शहर का कोतवाल बहुत ही ईमानदार और असूलों का पक्का आदमी था। उसकी अक्लमंदी की धाक पूरे नगर में जमी हुई थी। वह कहने लगा, मैं आपके साथ न्याय जरूर करूंगा। ये चाबी तो आपके पास है ही, ये सबूत ही काफी है। चौधरी साहब को हाजिर होने के लिए संदेशा भेजा गया। चौधरी रोशनलाल को यह विश्वास ही नहीं था कि वह व्यापारी शहर के कोतवाल तक पहुंच जाएगा। वे तो समझे थे कि वह एक परदेसी है, लाचार और मजबूर होकर रोता पीटता अपने घर वापस चला जाएगा और फिर संदूक पर उनका कब्जा हो जाएगा। मगर वह क्या करते? अब कोतवाल का बुलावा आ गया तो जाना ही पड़ेगा। अपनी मर्जी से न जाते तो सिपाही पकड़कर ले जाते, इसलिए वह बड़ी शान से कोतवाली पहुंचे। वहां पर वह व्यापारी बैठा हुआ था। उसे देखकर चौधरी साहब दिल ही दिल में कुछ डर गए, मगर उन्होंने अपने चेहरे पर यह जाहिर नहीं होने दिया। कोतवाल ने पूछा, चौधरी साहब, इस व्यापारी ने अपने हीरो का संदूक आपके पास रखवाया था और वह आपने इन्हें वापस क्यों नहीं किया? हैरान होते हुए चौधरी का मुंह खुला रह गया और आंखें फैल गईं। उसने कड़क आवाज में कहा, साहब, कैसा संदूक? किसका संदूक? मैं कुछ समझा नहीं। कोतवाल ने कहा, ज्यादा गुस्सा मत कीजिए, मैंने आपसे जो पूछा है आराम से सोच समझकर उसका जवाब दीजिए। चौधरी रोशनलाल उस व्यापारी को घूरने लगे और फिर कोतवाल से बोले, जी हुजूर, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? कोतवाल ने उस व्यापारी की तरफ इशारा करते हुए पूछा, आप इन्हें जानते हैं? रोशनलाल ने कहा, हाँ, ये मेरे यहाँ पर मेहमान बनकर आए थे और मैंने इन्हें अपने अतिथि गृह में रुकवाया था। मुझसे जितनी भी हो सकती थी मैंने इनकी खातिरदारी की। यहाँ तक कि यह हमारे नगर में व्यापार करना चाहते थे, मैंने इनकी सहायता की। बाजार में इनकी दुकान खुलवाई और जब इन्होंने अपने नगर वापस जाने का फैसला किया तो मैंने इन्हें विदा कर दिया, बस। कोतवाल ने व्यापारी की तरफ देखा और पूछा, चौधरी साहब जो कहते हैं क्या वह सच है? व्यापारी बोला, जी हुजूर, बिल्कुल सच है। इनके मेरे ऊपर बहुत उपकार है। मैंने इनको एक नेक दिल इंसान समझकर अपना हीरे जवाहरातों से भरा हुआ संदूक इनके हवाले किया था, क्योंकि उस समय मुझे इनसे अच्छा और ईमानदार आदमी कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने यह कहा था कि आपके पास यह मेरा संदूक अमानत के तौर पर रखा है, जब मैं घर वापस जाऊंगा तो आपसे ले लूंगा। चौधरी रोशनलाल दांत पीसते हुए बोले, हुजूर, यह बिल्कुल गलत है। यह बहुत ही चालबाज आदमी है, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है। इसने मुझे कोई संदूक नहीं दिया। व्यापारी ने कहा, हुजूर, मेरी बात का विश्वास कीजिए, ईश्वर मेरा गवाह है। तो चौधरी साहब ने कहा, कोई और गवाह तुम्हारे पास है? नहीं ना? अब आप खुद ही फैसला कीजिए हुजूर। वैसे भी भला हीरे जवाहरात से भरा हुआ संदूक लेकर कोई इस तरह से मारा मारा क्यों फिरेगा? मान लीजिए इन्होंने मुझे वह संदूक दिया भी था, तो इन्हें चाहिए था कि किसी गवाह के सामने मुझे देते। भला 4 दिन की बातचीत से क्या यह मुझ पर इतना भरोसा कर सकेंगे कि यही अपना हीरो से भरा हुआ संदूक मुझे दे दें? हीरे जवाहरात ना हो गए, कोई गाजर मोली हो गया, जिसे चाहा उसे थमा दिया।
ये एक बहुत ही बड़ा इल्जाम है मेरे ऊपर, और शायद यह आदमी इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि यह मेरी सादगी और मेरी मेहमान नवाजी का फायदा उठाकर मुझसे कुछ हासिल करना चाहता है। कोतवाल ने सिर हिलाया और कहा, यह तो बहुत ही मुश्किल है। इस व्यापारी के पास न तो कोई गवाह है। और फिर उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या आपके पास कोई ऐसी निशानी है जो आपके संदूक में हो और उसे चौधरी साहब न जानते हो, सिर्फ आप जानते हो? व्यापारी ने जेब से एक चाबी निकालते हुए कहा, हुजूर, एक सबूत तो है, ये चाबी उस रईस आदमी ने मुझे दी थी जिन्होंने यह संदूक मुझे दिया था। वह संदूक इसी चाबी से खुल सकता है, किसी दूसरी चाबी से नहीं खुल सकता। और दूसरी बात यह है कि उस संदूक के अंदर 2 परतें बनी हुई है। पहली परत को मैं उंगली से दबाऊंगा तो वह खट से खुल जाएगी और उसमें एक छोटी सी मखमल की डिबिया रखी हुई है जिसके अंदर एक अंगूठी है। वह अंगूठी उस रईस आदमी की खानदानी अंगूठी थी। कोतवाल बोला, मगर यह सभी बातें तभी तय हो पाएगी जब वह संदूक बरामद हो जाएगा। चौधरी साहब ने हैरान होते हुए कहा, तो क्या अब आप मेरे घर की तलाशी लेंगे? गुस्से के मारे चौधरी साहब अपनी जगह पर खड़े हो गए और कहने लगे, आपकी इतनी हिम्मत कि आप मेरे घर की तलाशी लेंगे? कोतवाल ने रोबदार आवाज में कहा, हाँ, है हिम्मत। सही न्याय करने के लिए और अपराधी को तलाश करने के लिए अगर मुझे आपके घर की तलाशी भी लेनी पड़े तो वह भी ली जाएगी। अगर आप अपराधी नहीं हैं तो घबराने की क्या आवश्यकता है। और हाँ, अगर इस व्यापारी ने आपकी इज्जत से खिलवाड़ करने के लिए ऐसा किया है तो इसे भी बख्शा नहीं जाएगा, इसे भी कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपके घर की तलाशी जरूरी है। चौधरी साहब बोले, लेकिन कोई गवाह तो है नहीं। कोतवाल ने अपना हाथ उठाया और कहा, अब आप कुछ मत कहिए। यह व्यापारी मुझे बहुत ही नेक दिल और शरीफ आदमी मालूम पड़ता है। अगर ऐसा ना होता तो अपना कीमती संदूक बिना किसी गवाह के आपके हवाले न करता। और हम सबको चाहिए कि परदेसी की सहायता करें, वरना हमारे नगर की न्याय व्यवस्था की बदनामी हो जाएगी। बाहर के लोग यहाँ आने से डरेंगे, इसलिए चुपचाप आप तलाशी हो जाने दीजिए और इस मामले को यहीं पर खत्म कीजिए। चौधरी साहब घबरा गए, मगर क्या करते? उन्हें तो इतना मौका भी न मिल सका कि अपनी पत्नी को खबर भिजवा सकते कि वह संदूक को घर से हटा दे। कोतवाल और सिपाही उनके सिर पर जो सवार थे वह बहुत ही घबराए हुए थे। और जब वे सभी लोग चौधरी साहब की हवेली तक पहुंचे तो चौधरी साहब ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को कह देता हूं कि वह घूंघट कर ले। लेकिन कोतवाल भी उड़ती चिड़िया के पर गिनने वालों में से था। उन्होंने चौधरी रोशनलाल को अंदर जाने नहीं दिया और एक सिपाही के हाथों यह खबर भिजवा दी कि औरतें अगर चाहें तो घूंघट कर सकती है, घर की तलाशी ली जाएगी। हवेली में जब यह खबर फैली तो खलबली सी मच गई। चौधरी साहब की पत्नी के तो होश ही उड़ गए, मगर वह क्या करती? मामला हाथ से निकल चुका था। संदूक को भला वह कहां ले जाती, किसको देती? और फिर उन्होंने संदूक अपनी ही गहनों की अलमारी में छुपा दिया। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तलाशी की नौबत आ जाएगी। वह तो समझती थी कि व्यापारी एक सीधा साधा परदेसी है। उन्हें क्या पता था कि वह कोतवाल तक जा पहुंचेगा। सोचा तो यही था कि व्यापारी की बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा और 6 महीने के बाद वह आराम से उन हीरे जवाहरातों को अपने गहनों में जरवा लेंगी और शान से सबको दिखाएंगी। फिर भला कौन पूछेगा कि यह हीरे मोती कहां से आए हैं। हवेली की सारी औरतें एक कमरे में चली गईं। बाद में ऐलान किया गया कि अब इस कमरे की भी तलाशी होगी। कोतवाल ने एक सिपाही को उस कमरे के दरवाजे पर खड़ा कर दिया कि इस कमरे से कोई बाहर ना निकल सके। तलाशी शुरू हुई। पूरा घर उलट पलट कर रख दिया गया। कोतवाल को भी शक होने लगा कि शायद व्यापारी का इल्जाम झूठा है, मगर कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते। एक सिपाही ने कमरे की एक खिड़की पर यूं ही डंडा मार दिया कि तभी उसने दोबारा से डंडा मारा तो फिर उसे जोरदार आवाज सुनाई दी। सिपाही ने कहा कि जरूर इस खिड़की के अंदर कोई लोहे की अलमारी है। कोतवाल ने आगे बढ़कर गौर से देखा तो सचमुच लोहे की अलमारी थी जिस पर एक ताला लगा हुआ था। कोतवाल ने कहा, चौधरी साहब, इसे खोलिए। चौधरी साहब को इस बात का विश्वास था कि ये लोग इस अलमारी को दरवाजा समझकर छोड़ देंगे और बाकी सब कुछ देख लेंगे, मगर बुरा हो उस सिपाही का जिसने यह सारा भाड़ा फोड़ दिया। वह घबरा कर बोले, इसकी चाबी मेरी पत्नी के पास है और वह मायके गई हुई है। कोतवाल ने कहा,
ठीक है, मैं इसे अपने सामने ही तोड़वा देता हूँ। घर की मालकिन नहीं है तो क्या हुआ, घर का मालिक तो मौजूद है। लाओ भाई, इसका ताला तोड़ो। और फिर हथौड़े के साथ उस ताले को तोड़ा जाने लगा। हथौड़े की हर एक चोट चौधरी साहब के सीने पर लग रही थी और फिर आखिरी चोट हुई। ताला टूटकर जमीन पर गिर गया और चौधरी साहब भी जमीन पर बैठ गए। कोतवाल ने मुस्कुराकर कहा, अपने आप को संभालिए चौधरी साहब, शायद इस हथौड़े की चोट को आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। आपके लालच ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। अलमारी का दरवाजा जैसे ही खुला, व्यापारी चीख उठा, हुजूर, वह रहा मेरा संदूक और ये है वह चाबी, इसे आप लगाकर देखिए। वह खूबसूरत सा संदूक बाहर निकाला गया। कोतवाल ने अपने हाथों से चांदी की चाबी लगाई और संदूक का ढक्कन खुल गया। व्यापारी बोला, मेरे पास ये कागज मौजूद है साहब, इसे सबूत मानकर आप सभी हीरे गिन लीजिए। कितने हीरे हैं, कितने मोती हैं, कितने लाल हैं। खुशी के मारे उस व्यापारी के हाथ कांप रहे थे। कोतवाल ने वह कागज लेकर पढ़ना शुरू किया और अपने हाथों से गिनती करने लगा। हिसाब बिल्कुल सही था। कोतवाल ने उस व्यापारी से कहा कि अब तुम वह निशानी भी दिखाओ जो तुमने बताई थी। और फिर उस व्यापारी ने संदूक की निचली परत पर उंगली रखी, उसे दबाया और खट से एक छोटी डिबिया बाहर आ गई। व्यापारी बोला, कोतवाल साहब, इसे खोलकर देख लीजिए, इसमें वह अंगूठी है। कोतवाल ने डिबिया खोली और उसमें सचमुच सोने की अंगूठी थी जिसमें एक हीरा जड़ा हुआ था। कोतवाल ने चौधरी साहब की तरफ देखा। चौधरी साहब, अब आप क्या कहते हैं? चौधरी साहब ने सिर झुका लिया और थके हुए अंदाज में कहा, अब मेरे पास कहने के लिए बचा ही क्या है हुजूर। कोतवाल बोला, तो आप स्वीकार करते हैं कि यह संदूक इस व्यापारी का है? हाँ हुजूर, यह इस व्यापारी का ही संदूक है। मुझे मेरी पत्नी ने बहका दिया था। अगर वह मुझे बढ़ावा न देती तो शायद मैं लालच में आकर यह हरकत न करता और मेरी इज्जत, मेरा नाम, मेरी शान इस तरह से बदनाम न होते। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनके कांपते हुए हाथ पांव देखकर व्यापारी को उन पर तरस आ गया और उसका दिल पिघल गया। उसे याद आने लगा कि किस तरह से चौधरी साहब ने उस पर कितने एहसान किए हैं। उसे खाना खिलाया, आराम करने के लिए जगह दी, दुकानें खुलवाई। व्यापारी कहने लगा, नहीं चौधरी साहब, ऐसा मत कहिए। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मेरा संदूक मुझे मिल गया, मेरे लिए यही काफी है। और फिर व्यापारी ने कोतवाल से कहा, हुजूर, अब इस बात को यहीं पर खत्म कर दीजिए। मैं इन्हें माफ करता हूं। मैं नहीं चाहता कि जिस शहर में यह सिर उठाकर चलते थे अब सिर झुकाकर चलें। यह कहकर व्यापारी ने अपना संदूक लिया और अपने शहर की तरफ रवाना हो गया। और चौधरी साहब ने सच्चे दिल से उनसे माफी मांग ली और यह वादा किया कि अब दोबारा कभी भी वह लालच नहीं करेंगे। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि लालच की कोई सीमा नहीं होती और यह इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। यह व्यक्ति की अच्छी आदतें और ईमानदारी भी छीन लेती है, मगर अंत में सच्चाई की जीत जरूर होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आज मैं आपको एक ऐसी दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक तोते ने हमें जीवन की 3 ऐसी बातें बताई जो किसी भी स्त्री से कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। पुराने समय की बात है। किसी घने जंगल में एक तोता और एक तोती बड़े प्यार से रहते थे। उनका प्रेम ऐसा था कि एक पल भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। जब कभी तोता दाना पानी लाने बाहर उड़ जाता तो तोती उसकी राह देखते घंटों बैठी रहती थी। जब तक उसका प्यारा साथी लौट नहीं आता तब तक वह कुछ खाती न पीती, बस उसकी वापसी का इंतजार करती। एक दिन की बात है, तोता कहीं बाहर गया हुआ था और तोती हमेशा की तरह उसकी राह देख रही थी। कुछ देर बाद तोता थका हारा लौटा और चुपचाप अपने घोंसले में जाकर लेट गया। तोते की ऐसी हालत देखकर तोती उसके पास गई और प्यार से बोली, क्या बात है जी, आज आप बड़े उदास दिख रहे हैं। तोते ने तोती से कहा, कोई खास बात नहीं है भाग्यवान। पर तोती ने जिद पकड़ ली कि वह उससे कुछ छिपा रहा है। बार बार तोती के जिद करने पर तोता बोला, तुम मुझसे यह सब क्यों जानना चाहती हो? इससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को तुम ठीक से सुनना और जैसा तुम्हें सही लगे वैसा ही करना।
तोते ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की और तोती भी पूरे मन से उसकी बात सुनने लगी। तोते ने कहानी सुनानी शुरू की। किसी राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। उनके राज्य में हर तरह की सुख सुविधा थी। घोड़े, दास दासियां, ढेरों धन दौलत, सब कुछ उनके पास था। अगर कुछ कमी थी तो वह थी संतान। इसी बात से राजा और रानी दोनों बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पूजा पाठ किए, मंत्र जाप किए, दान पुण्य किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजा और रानी दोनों अब बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे थे। बुढ़ापा आते ही वे गहरी सोच में पड़ गए कि उनके इतने बड़े राज्य का क्या होगा, कौन उनका वारिस बनेगा, प्रजा की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। राजा और रानी दिन रात इसी चिंता में घुलते रहते थे। उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। एक सुबह राजा के दरबार में एक साधु आया। दासी ने रानी को यह खबर दी। रानी ने दासी से कहा, यह मेरा आखिरी दान है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूंगी। रानी चावल से भरा छाछ हाथ में लेकर बाहर आई और साधु की झोली में भिक्षा डालने लगी। साधु की नजर रानी के उदास चेहरे पर पड़ी। साधु ने पूछा, रानी साहिबा, क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों हैं? तब रानी ने साधु को अपनी सारी परेशानी बताई और रोने लगी। साधु कुछ पल के लिए गंभीर हो गए और बोले, चिंता मत करो रानी, तुम्हारी संतान की इच्छा जरूर पूरी होगी। तुम्हारी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा, लेकिन वह सिर्फ 14 साल तक ही तुम लोगों के साथ रह पाएगा। उसके बाद वह इस मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। अपनी बात खत्म करते ही उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला और थोड़ी सी भभूत निकालकर रानी को दी और कहा, तुम और राजा दोनों इसे बांटकर खा लेना, तुम्हें जल्दी पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु अपने रास्ते चले गए। उनके जाने के बाद रानी सोचने लगी, 14 साल भी बहुत है। 14 साल ही सही, कम से कम उतने समय के लिए तो हमें पुत्र मिलेगा, यही काफी है। कम से कम बांझ होने का कलंक तो नहीं सहना पड़ेगा। उतने साल तक तो मैं उसे जी जान से बड़ा करूंगी, उसे ढेर सारा प्यार दुलार दूंगी, उसकी हर इच्छा पूरी करूंगी। उस रात अपना सारा राजकाज खत्म करके राजा जब रानी के महल में गए तो रानी ने राजा को सारी बात बताई और साधु की दी हुई बभूत राजा को दिखाते हुए बोली, महाराज, साधु महाराज ने यह बभूत हम दोनों को खाने के लिए कहा है। राजा बोले, रानी, इतना दान धर्म किया, जब तब किया, कोई फल नहीं मिला, अब इस बभूत से हमें संतान मिलेगी क्या? इस पर रानी बोली, महाराज, जब इतना सब कुछ किया है तो अब यह भी सही, उस साधु के क्रोध को क्यों बुलावा दें। राजा को अब किसी पर विश्वास नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी को दुख न पहुंचे इसलिए वह मान गए। राजा और रानी दोनों नहाते धोते हैं, फिर अपने भगवान का नाम लेते हैं, अपने पुरखों को याद करते हैं और उस साधु महाराज का नाम लेकर वह भभूत बांटकर दोनों खा लेते हैं। उसके बाद दोनों निश्चिंत होकर सो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और साधु के कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। इस पर राजा और रानी दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा रानी से बोला, महारानी, सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई। 9 महीने, 9 दिन और 9 घंटे पूरे होकर रानी ने एक सुंदर गोरे चिट्टे पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़े धूमधाम से पुत्र का नामकरण संस्कार किया। पूरे राज्य में 8 दिन तक भंडारे और उत्सव मनाए गए। अब पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे विद्वान पंडित जी को बुलाया गया। कुंडली देखकर पंडित जी बड़े चिंतित हो गए और कहने लगे, महाराज, हमारा राजकुमार सिर्फ 14 साल तक ही आपके पास रहेगा। राजा को इस बात की खबर थी और रानी को भी साधु महाराज की बात याद थी। दोनों चुप रह गए। उसके बाद राजा और रानी बड़े लाड़ प्यार से अपने बेटे की परवरिश करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। थोड़े समय के लिए ही सही, भगवान ने संतान की उनकी मुराद पूरी कर दी थी, इसे वे अपना समाधान मानते हैं। राजपुत्र दिन ब दिन बड़ा होता गया। जब वह 7 साल का हो गया तो राजा ने एक अच्छे गुरु को नियुक्त करके उसे पढ़ाई लिखाई, राजशास्त्र, शस्त्र विद्या, घुड़सवारी इत्यादि 12 विद्याओं का ज्ञान दिया। जब वह सब शास्त्र विद्या में माहिर हो गया और 12 साल का हो गया, तब राजा ने एक अच्छी सी राजकुमारी खोजकर राजकुमार का विवाह कर दिया। 2 और साल बीत गए। अब राजकुमार 14 साल का हो गया। एक दिन राजकुमार राजा से बोला, पिताजी, मैं अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ।
आज तक मैंने सिर्फ इस रजवाड़े के अलावा कुछ नहीं देखा। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो गए, क्योंकि पुत्र का 14वां साल शुरू हो चुका था। अब कोई अनहोनी होने का समय नजदीक आ चुका था, लेकिन राजा ये सब बातें पुत्र को बता नहीं सकता था। उन्होंने चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहा, हाँ हाँ राजकुमार, जरूर जाओ। तुम्हें अपना सारा राज्य घूम कर देखना चाहिए। कहाँ क्या है ये सब जानना चाहिए। कल मेरे बाद तुम्हें ही तो राजा बनना है। बस एक बात का ध्यान रखना, तुम जहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताना। राजकुमार कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो कहा है मैं वैसा ही करूंगा। तो क्या होता है कि राजकुमार दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, खुशियां मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है। फिर भोर होने से पहले वापस अपने महल में आकर सो जाता है। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहता है। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी रहते हैं। इतने में क्या होता है कि उसकी रानी यानी छोटी रानी रात में जाग जाती है। वह देखती है कि बिस्तर पर राजकुमार नहीं है। वह महल में सब जगह राजकुमार को देखती है, पर वह उसे कहीं भी नजर नहीं आता। तो वह क्या करेगी, किससे कहेगी? वह चुपचाप रहती है। फिर भोर होने पर वह देखती है कि उसका पति अपनी जगह पर सोया हुआ है। वह अपने पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन दूसरी रात भी वैसा ही होता है। तीसरी रात, चौथी रात, ऐसे बहुत दिन तक चलता रहता है। रानी बहुत ही चिंतित हो जाती है। पति रात को कहाँ जाता है, किससे मिलने जाता है? उसके मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं, लेकिन उसे पूछने में डर लगता है। शायद पति गुस्सा कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसकी कुल मर्यादा बीच में आ जाती है। इस तरह वह मन ही मन कोड़ती रहती है। इस हालत में उसे खाने पीने में भी दिलचस्पी नहीं होती है और वह दुबली पतली हो जाती है। तो उस राज्य में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने उसके महल में आती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर गया। वह उससे पूछती है, बेटी, तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस तरह सूख कर कांटा क्यों बनी हुई हो? इस पर रानी कहती है, क्या बताऊं तुम्हें अम्मा, तुम्हारा राजकुमार हर रात बिस्तर पर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह भोर होते ही वापस आकर सोता है। वह कहाँ जाता है? प्रेमिका से मिलने जाता है क्या? यह सोच सोच कर मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर पाती हूँ और सूख सूख कर इस तरह कांटा बन गई हो। बुढ़िया सब बातें सुनकर उसे एक उपाय बताती है कि बेटी, ऐसा करना, आज रात तुम सोना मत। उसके पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है, और उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। रानी बोली, पर मुझे नींद आ गई तो? तब बुढ़िया बोली, तुम्हें नींद ना आए इसके लिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म करना, उस पर थोड़ी सी मिर्च छिड़कना, उससे तुम्हें बड़ी जलन होगी। उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार करती है। उंगली की जलन से उसे बड़ी देर तक नींद नहीं आती, लेकिन बाद में वह सो जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर उसके महल में पहुंचती है और पूछती है, क्या हुआ बेटी, देख पाई क्या, पति कहाँ जाता है? रानी कहती है, नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, पर कुछ देर बाद रात में सो गई। बुढ़िया माई कहती है, कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म करना और ज्यादा मिर्च लगाना। तो रानी वैसे ही करती है, परंतु वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर बाहर निकलने तक ही जाग पाई और वह उसके पीछे नहीं जा सकी, क्योंकि उसकी आंखें उस समय तक मूंग गई थी। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया आती है तो उसने पूछने पर रानी रो रो कर कहती है, अम्मा, मैं आज भी उनकी पहरेदारी ठीक से नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है, रोना नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म और बड़ा करना और उस पर ज्यादा मिर्च छिड़कना, और एक काम करना बेटी, जब वह जाने के लिए निकलता है तो उसका रास्ता रोकना। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी वैसा ही करती गई। आज रात उसे नींद नहीं आती। पति रात 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए चलने लगता है तो बुढ़िया ने जैसे बताया रानी वैसे ही करती है और दौड़कर जाकर पति का रास्ता रोकती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो आप, किससे मिलने जा रहे हो, मुझे भी बताओ। राजकुमार उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि देखो रानी, अगर मैंने तुम्हें यह बताया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा।
रानी कहती है, कोई बात नहीं, न मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हो, ये मुझे पहले बता दीजिए। अब राजकुमार निरुत्तर हो जाता है। पत्नी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म होकर 15वां साल लगने वाला था। जो होता है वह हो जाने दो, वह सोचता है और कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके अपनी पत्नी को देकर कहता है, इन चावलों के दानों को दोनों मुट्ठी हाथों की मुट्ठी में पकड़ना। पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं कौन हूं तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ में चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। रानी बोली, नहीं भूलूंगी। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहकर दाएं हाथ में पकड़े चावल अपने पति के ऊपर फेंक देती है। तो राजकुमार एकदम से एक विशाल घोड़ा बन जाता है और एक उम्दा सफेद गर्दन पर लंबी अयाल देखते ही देखते वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को एकदम भौचक्की होकर देखने लगती है और पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह रानी भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल से बाहर निकलकर चला जाता है। घोड़ा जो महल से बाहर जाता है तो वह वापस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पछतावा होता है। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजकुमार अब वापस नहीं आने वाला था। सुबह होते ही महाराज महारानी को सब बात पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। वे बिस्तर पकड़ लेते हैं और राह देखते हैं कि एक न एक दिन उनका बेटा वापस आ जाएगा। इस तरह धीरे धीरे 1 महीना गुजरता है, फिर 2 महीने गुजरते हैं, 3 महीने गुजरते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे 6 महीने पूरे हो जाते हैं, लेकिन राजकुमार का कोई अता पता नहीं लगता। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव गांव में सिपाही भेजता है, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। इधर रानी अपनी हट के कारण पति गायब हो गया, यह सोचकर स्वयं को मन ही मन कोसती है और प्रण लेती है कि कुछ भी करके वह अपने पति को ढूंढकर लाएगी और उसे वापस घर लेकर आएगी। एक दिन सुबह उठकर सास ससुर के महल में जाती है और कहती है कि वह अपने पति की खोज में जा रही है। महाराज महारानी को और क्या चाहिए था, कुछ भी करके उनका बेटा उन्हें वापस मिलना चाहिए था। वे बहू को जाने की अनुमति देकर कहने लगे, बेटी तुम्हें जो चाहे वह करो, जहां जाना वहां जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लाओ, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अब रानी क्या करती है, अपना शाही भेष बदलकर एक सेठानी बन जाती है। कुछ दास दासियों को और कुछ नौकरों को साथ में ले लिया था, कुछ सामान हाथ में लिया और राज्य की सीमा पर जाकर वहां एक भोजनालय खोल लिया था। वहां आने वाले सब यात्रियों को वह खाना मुफ्त में देने लगी। बस एक शर्त रखी थी कि खाने वाले को उसकी देखी कोई भी अजीब चीज उसकी मालकिन को यानी रानी को बतानी पड़ेगी। तो यहाँ आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने यह देखा, मैंने वह देखा कहकर वहां से मुफ्त खाना खाकर जाता था। परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वह अब तक नहीं मिली थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए तो इधर क्या होता है कि रानी के महल में खोल लेकर जाने वाली बुढ़िया का एक बेटा और बहू थे। उसका एक छोटा बेटा था, यानी बुढ़िया का एक पोता था। तो बेटा और बहू सुबह काम के लिए निकल जाते थे और पोते को संभालने की जिम्मेदारी उस बुढ़िया पर रहती थी। बुढ़िया दिन भर पोते को संभालती थी। एक दिन होता है क्या कि बुढ़िया को पान खाने की आदत थी, तो पान लगाने के लिए चूना चाहिए था। वह उसे तैयार करने के लिए सीपियां लेकर आई और उन सीपियों को भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में गई। वहां बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया। इस ओर शाम होते ही काम से वापस बेटा बहू घर पहुंचे तो देखा बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। वे दोनों पति पत्नी गुस्से में लाल पीले हो गए। इतने में बुढ़िया घर आ पहुंची और बेटे ने पूछा, पोते को घर में अकेला छोड़कर माँ तुम कहाँ गई थी? बुढ़िया बताने लगी कि वह गोबर के कंडे इकट्ठे करने गई थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला छोड़कर यदि कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया यह बात भूल गई। फिर चरवाहे के मैदान पर कंडे इकट्ठा करने चली गई। शाम को जब बेटा बहू काम से लौटे तो देखते हैं बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है।
अब उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म होने लगी और बुढ़िया के वापस आने पर उसके बेटे ने बुढ़िया को घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल गई। उस दिन उस पर कंडे इकट्ठा करने का मानो पागलपन सवार था। कंडे इकट्ठा करते करते कब अंधेरा छा गया उसे मालूम नहीं चला। उसे जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखती जा रही थी। किसी तरह आगे निकल पड़ी तो होता क्या है कि एक कपिला गाय छन छन की आवाज करते, गले की घंटी बजाते ठुमक कर उस मैदान पर आ गई। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी, इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। तब बुढ़िया उसके पीछे पीछे जाने लगी। वह गाय क्या करती है, उस मैदान से लेकर एक एक करके 6 मैदान पार करती है। आखिर में वह 7वें मैदान पर पहुंचती है तो वहां क्या होता है कि उस मैदान में एक बड़ा सा पत्थर है। गाय जाकर उस पत्थर को अपना सींग मारती है। सींग मारा तो वह पत्थर दूर हट गया और पाताल में नीचे जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। तब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। बुढ़िया वह सब देखती रही और झट जाकर गाय की पूंछ को पकड़ लिया। पूंछ पकड़कर वह गाय के साथ नीचे पाताल में पहुंच गई। पाताल में पहुंचते ही तुरंत गाय की पूंछ छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी। वहीं से बुढ़िया ने देखा, पाताल में सब जगह जगमगाहट है, दिए दीप जलते हैं। तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है तो अद्भुत घटनाएं घटने लगती है। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप सांकल पड़ गई और छम छम करके कोई अदृश्य रूप से गाय का दूध दोहने लगा। लेकिन जो भी कोई वह कर रहा था वह मात्र दिखाई नहीं दे रहा था। बुढ़िया बहुत घबरा गई, कहाँ आकर फंस गई। वह सोचने लगी और यहां वहां छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। हर जगह उजाला ही उजाला था। तो वह एक कोने में खड़ी रह गई और सामने जो हो रहा था उसे चुपचाप देखने लगी। कुछ पल के बाद वहां झट से एक उम्दा सफेद घोड़ा आया। वहां 2 कुंड थे, उसमें से एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। अब उसे राजकुमार का रूप प्राप्त हो गया। राजकुमार बनने के बाद उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया। वहां रखे हुए नए कपड़े पहने और नजदीक एक सुंदर पलंग था, उस पर आकर बैठ गया। उसके सामने अपने आप ही 5 पकवानों की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, 5 सुपारी आ गए। उसके सामने एक दिया जलता रहा। राजकुमार ने खाना खाया, दूध पिया, 5 सुपारी खाई और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके सामने जलते दिए से पूछा, दिए दिए दीपांकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिया बताने लगा, बेटे के शोक में डूबे हैं। तो राज्य कौन संभाल रहा है? राज्य प्रधान संभाल रहा है। राजकुमार ने पूछा, मेरी पत्नी क्या करती है? तो दिया बोला, उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है। आते जाते लोगों से वह नई खबर के बारे में पूछती है। दिए के यह कहते ही राजकुमार कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी यह सब देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर चुलबुलाहट होने लगी। वह अपनी भूख प्यास भूल गई और आगे क्या होता है उसे उत्सुकता से देखने लगती है। लेकिन उसके बाद कुछ और घटनाएं नहीं घटती। रात गुजर गई, सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया राजकुमार उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई तो वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया। बाहर आते ही वह तेजी से उस पाताल नगरी से बाहर निकल गया। लेकिन वह वहां कहाँ गया, बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय का छम छम करके दूध दुहने लगा। जैसे ही दूध दुहाना खत्म हुआ उसके गले की सांकल अपने आप खुल गई। वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ते देखकर बुढ़िया सोचने लगी, अब गाय के साथ यहां से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई मुसीबत आकर मेरे ऊपर टपक जाएगी। झट से उस बुढ़िया ने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आ गई। गाय जब ऊपर मैदान में पहुंची तो उस सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पहले जैसा ही हो गया। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा वह जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए उतावली हो उठी। उसे एकदम याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वाले को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। वह सोचने लगी,
क्यों ना मैं यह बात उस औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। बुढ़िया ने मन में तय किया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगे नगाड़े के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े का इस तरह शोर सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी मन में प्रसन्न हो जाती है। शायद कोई बड़ी बात लेकर यहां आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती है, जाइए और जो कोई आया है उसकी अच्छी खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़ गए तो एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही थी। उन्होंने पूछा, क्यों रे बुढ़िया, क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही हो? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना पीना मिलता है ना, इसलिए आई हूं। खाना पीना मिलेगा, सिपाही बोला, लेकिन तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी। बुढ़िया बोली, हाँ हाँ बताऊंगी, एक बात मालूम है मुझे। इस पर सिपाही उसे अंदर लेकर आए और उसको मालकिन का आदेश था कि जो कोई बूढ़ा बुजुर्ग आए उनके साथ अच्छी तरह से पेश आना, उनका अच्छा आदर सत्कार करना। तो सिपाही ने इस बुढ़िया का भरपूर आदर सत्कार किया और बड़ी सी थाली भरकर व्यंजन परोसे। बुढ़िया कई दिनों से भूखी थी तो वह खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही ने उसे नई साड़ी पहनने को दी। उसके बाद उसे लेकर रानी के पास आए। रानी ने बुढ़िया को तुरंत पहचान लिया। बुढ़िया ने भी रानी को पहचान लिया। बुढ़िया बोली, बेटी तुम? और रानी बोली, अम्मा तुम? बड़ी देर तक दोनों आपस में बातें करती रही। आखिर रानी बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब बताओ तुमने क्या नई बात देखी है? नई बात? बुढ़िया कहने लगी, मैंने कोई नई बात नहीं देखी। वह तो मेरे पास तुम्हें खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ बोला और नगाड़ा बजाया। रानी ने कहा, अम्मा घबराना नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर बुढ़िया कहने लगी, मैंने क्या देखा, कब देखा, करके आनाकानी करने लगी। इस पर रानी ने उससे कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वह नई बात नहीं बताई तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया बताने को तैयार हो गई। उसने जो कुछ उस चारागाह वाले मैदान पर देखा था वह सब कुछ रानी को बता दिया। बुढ़िया की बातें सुनकर रानी को यकीन हो गया कि वह राजकुमार उसी का पति है। वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा मुझे उस जगह पर ले चलो। बुढ़िया बोली, नहीं बेटी, वह पाताल राज्य है, वहां सांप है। यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक भी नहीं सुनती है और उसे उस जगह ले जाने के लिए हट करने लगती है। आखिर में बुढ़िया उसका कहना मान लेती है और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूं, पर आज नहीं, कल। वहां जाना है तो शाम को ही जाना होगा। तो दूसरे दिन दोपहर के समय रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर आ गई और एक जगह छुपकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा गिरने लगा था। गाय हमेशा की तरह वहां आ गई और मैदान के उस कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा तो झट से पत्थर हटकर वहां सुरंग के रास्ते जाने का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहने लगी, जल्दी आगे बढ़ो बेटिया, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। बुढ़िया पहले जिस कोने में छिपी थी उस कोने में छिप गई। अब नीचे सब कुछ पहले जैसा घटित हो रहा था। गाय के गले में अपने आप सांकल पड़ गई। कोई अदृश्य रूप से उसका दूध दूहने लगा। एक सफेद उम्दा घोड़े ने आकर एक कुंड में छलांग लगाई तो वह राजकुमार के रूप में ऊपर आया। वह राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। बाद में उसके सामने खाने की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान का बीड़ा आ गया। राजकुमार सब ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर गया तो सोने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके वह दिए से पूछने लगा, दिए दिए दीपांकर, मेरे माता पिता क्या कर रही हैं? तो दिया सब कुछ जवाब नहीं देता, बल्कि वह बुझने लगता है। तब राजपुत्र को कुछ अनहोनी का संदेह होता है। वह उदास हो गया और जो कुछ हुआ वह हो जाने दो, ऐसा सोचकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम छूट गया। वह दौड़कर पति के पास गई, उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजकुमार तुरंत ही पत्नी को पहचान गया। वह झट से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी।
कहने लगी, स्वामी, मुझसे भूल हो गई। मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई। अब आप घर चलें। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है। आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। इस पर राजकुमार कहने लगा, वही तो, एक बार तुम गलती कर बैठी, अब दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं तुम्हें जो देख रहा हूं वह भी नहीं देखूंगा। रानी अब विलाप करने लगी, जोर जोर से जमीन पर सिर पटकने लगी। राजकुमार के मन में रानी के प्रति दया आ गई। वह उससे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम कठिन है, लेकिन वह तुम्हें अकेले करना होगा। रानी कहने लगी, कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम हो मैं वह पूरा करूंगी। इस पर राजकुमार ने उसे बताया, इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के पश्चात 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना है। उस जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह पत्ते, फंदे, जटाएं, कांटे इत्यादि से ढक चुकी है। वहां बाघ, शेर, भालू, सांप सभी धमा चौकड़ी मचाते हैं। तुम्हें उन सब पत्तों को साफ करके और उन सबको भगाकर वह जगह साफ करनी है। उसकी गोबर से लिपाई करके पवित्र करना है, रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहां धूप, कपूर, अगरबत्ती जलानी है। फूल कुमकुम से पेड़ की पूजा करनी है। दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ाना है। यह सब तुम्हें दोपहर को 12 बजने से पहले करना है। 12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहां उतरेगा। वे यह सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे, जिस किसी ने यह सब किया है उसे मैं मनचाहा फल दूंगा। तो तुम सामने जाकर उसके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात सुनकर राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया और छोटी रानी भोर होने की राह देखने लगी। भोर होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस जाओ। वह जंगल में जाकर राजकुमार की बताई जगह ढूंढने लगी और स्वयं आरी से वह जगह साफ कर दी। बाद में राजकुमार ने जैसा बताया वैसे ही लिपाई पुताई करके वापस आ गई। दूसरे दिन भोर होने से पहले उठी और जंगल में उस जगह पहुंची। वहां जाकर इत्र गुलाब का पानी छिड़क कर वह जगह सुगंधित की। धूप अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र किया और पूजा की सब सामग्री वहां तैयार रखकर सूर्य भगवान का ध्यान करने बैठ गई। जैसा कि पति ने बताया था, दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ पर आकर रुका। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर वे बहुत प्रसन्न हो गए और फिर बोले, जिस किसी ने यह काम किया है वह यहाँ आकर आज मुझसे कुछ भी मांगे, मैं उसे दे दूंगा। रानी ने जब यह शब्द सुने तो बिना समय गंवाए दौड़कर उनके सामने आ गई और उनको साष्टांग नमस्कार करके बोली, भगवान, वह मैं ही हूं, मैंने यह जगह साफ की है। तो सूर्य भगवान बोले, अच्छा, तो तुम्हें जो चाहिए वह मांगो। तब रानी कहती है, भगवान, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं यह तुम्हें नहीं दे सकता। तुम कुछ और भी मांगो, वह दे सकता हो, लेकिन यह घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन यह दाहिना घोड़ा नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। छोटी रानी ने एक नहीं सुनी। वह सूर्य देव से एक ही बात कह रही थी, वही दाहिना घोड़ा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। अब सूर्य देव धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था, अब वे अपने वचन से पलट भी नहीं सकते थे। ठीक है, सूर्यदेव बोले, दे दिया तुम्हें घोड़ा। सूर्यदेव ने कहा और फिर एक बात और कही, देखो, मैंने तुम्हें घोड़ा तो दिया है, लेकिन वह तुम्हें यहां नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे पाताल में जाकर लाना होगा। रानी बोली, पाताल में? तो क्या भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। रानी को वचन देकर सूर्यदेव अपने मार्ग पर चले गए और इधर रानी जंगल से अपने पति को लेने के लिए पाताल जाने की तैयारी करने लगी। अब रानी अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह बुढ़िया को लेकर उस मैदान पर आ गई। जल्दी शाम हो गई। शाम होते ही वहां वह गाय आ गई और उसने सींग मारकर सुरंग का पत्थर हटाया और नीचे उतरने लगी।
रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी उसकी पूंछ पकड़कर नीचे आ गई। नीचे पाताल में सब घटनाएं पहले की तरह घटने लगी। घोड़े का एक कुंड में नहाकर राजकुमार बन जाना, नहा धोकर पलंग पर बैठना, तो उसे खाने की थाली, दूध की प्याली आना, पान बीरा आना। लेकिन आज एक बात नहीं घटी। आज दो दो थाली, दो दो दूध की प्याली, दो दो पान के बीरे उसके सामने आए। वह कुछ नहीं बोला। अपने हिस्से की थाली खाकर, दूध पीकर, पान का बीरा चबाकर वह सोने चला गया और हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा, दिए दिए, दीपांकर, मेरे माता पिता क्या करते हैं? दिए ने बताया, वह दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा सुनते ही उसकी आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। फिर वह पूछने लगा, दिए दिए, दीपांकर, मेरा राज्य कौन चला रहा है? तो दिया बोला, तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर राजकुमार को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचने लगा। अब वह पूछने लगा, दिए दिए, दीपांकर, मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब दिया कुछ नहीं बोला, चुप रहा। अब रानी का संयम जवाब दे गया। वह दौड़कर पति के गले लग गई। अब मैं तुम्हें मिल गया हो, राजकुमार कहने लगा। सच कहते हैं? अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनेंगे? रानी ने पूछा। तो राजकुमार बोला, नहीं, दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा मैं। तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए मुझे पाने के लिए, इसीलिए सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजकुमार ने बड़े प्यार से कहा और अपनी पत्नी को गले लगाया और उसकी आंसू पोंछे। कुछ देर बाद भोर हो गई तो गाय की सांकल टूटकर वह ऊपर भूलोक जाने लगी। रानी, राजकुमार और बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर आने पर वे सीधे भोजनालय में पहुंचे। वहां का सब सामान लोगों में बांट दिया और उसको ताला लगाकर अपने राज्य को लौट गए। राजा का पुत्र वापस आ गया और उसके तेवर देखकर प्रधान घबरा गया। राजा के पुत्र ने उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसके बाद वह अपने माता पिता से मिलने उनके महल गया। तब राजा का पुत्र क्या देखता है कि उसके माता पिता उसके शोक में सूख कर कांटा बने हुए हैं। पुत्र को वापस आया देखकर मरणासन्न राजा रानी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। इन दोनों ने पुत्र को गले से लगाया, उसे प्यार से सहलाया। इतना होने के बाद उनकी सेहत में एकदम से सुधार आने लगा। वे अब उस बिस्तर से उठकर बैठ गए और अपने पुत्र को आशीर्वाद देने लगे। राजा के पुत्र के आने की खबर तुरंत राज्य भर में फैल गई। प्रजा खुशी से फूली नहीं समाई। प्रजाजन राजमहल के सामने इकट्ठे हो गए। राजा के पुत्र ने भी उन्हें दर्शन दिए और आज से कहा कि तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा, ऐसा मैं वचन देता हूं। अब राजा अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बैठाते हैं और अपनी बहू को महारानी का दर्जा देते हैं और स्वयं अपनी रानी के साथ ईश्वर स्मरण करते हुए खुशी से दिन बिताते हैं। महाराजा बना राजा का पुत्र अच्छी तरह से राज्य चलाने लगा। उसकी पत्नी के साथ अब सुख शांति से जीवन बीतने लगा। उस बुढ़िया को रानी ने अपने पास रख लिया। उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगी। बुढ़िया और उसके बुढ़ापे के दिन भी अब खुशी से गुजर रहे थे। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें हमेशा अपने दिल में ही रखना चाहिए, खासकर जब वे हमारे रिश्तों से जुड़ी हो। कभी कभी बहुत ज्यादा जानने की जिद हमें मुश्किल में डाल सकती है। इस कहानी की सीख है कि विश्वास और धैर्य रखना कितना जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। राधे राधे।